बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। कल तक मैंने जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और उसके बाद उसमें जो चार्जेस होते हैं, यानी कि चार्जेस के सेपरेट होने की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो बनता है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मैंने पढ़ाया था, क्योंकि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल असल में एक किस्म की है। उसे समझना ऐसे ही चाहिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, कि वो एक किस्म की स्टोर्ड एनर्जी है जिसमें ताकत है उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। उस -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये ताकत है कि वो कुछ काम परफॉर्म कर सकता है। और वो एक, क्योंकि एनर्जी वही स्टोर्ड एनर्जी का मतलब ही ये है कि वो कुछ वर्क परफॉर्म कर सकती है। फिजिक्स में आपने एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि एनर्जी का मतलब ये है कि जहाँ भी किसी सिस्टम में कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी तो वो सिस्टम कुछ ना कुछ काम कर सकता है। तो यहाँ पर भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चूंकि स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में आता है, तो हमें ये समझना चाहिए, हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो है ना कुछ काम परफॉर्म हो सकता है। और ये एनर्जी स्टोर हुई हुई है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की शक्ल में। ये एनर्जी कैसे स्टोर हुई है? ये बेसिकली एनर्जी पीछे आई है एटीपी से। एटीपी से एनर्जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में की फॉर्म में स्टोर हुई है। यानी कि चार्ज एटीपी की मदद से चार्ज सेपरेट हुए, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये सिस्टम खुद आगे एनर्जी कुछ ना कुछ काम परफॉर्म कर सकता है। वो काम क्या है बेसिकली? वो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन का काम है। ठीक है, नर्व इम्पल्स की जनरेशन का, यानी कि नर्व इम्पल्स कैसे बनती है। और इम्पल्स बेसिकली, नर्व इम्पल्स का मतलब है नर्व, जो न्यूरॉन में से सिग्नल जा रहा है उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो उसके थ्रू जो ये सिग्नल जनरेट होने का, मतलब बनने का ये सिग्नल, और उसके आगे कंडक्ट होने का, उसको हम कहते हैं ये काम है। ठीक है, उस रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल में की जो एनर्जी स्टोर हुई है वो इस काम में यूज होती है। कल तक मैंने इसके ऊपर तक पढ़ा दिया था, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि हमने सिंपल पढ़ लिया था। और यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन ट्रायंगल को आज आज मैं जो है वो नर्व इम्पल्स की, नर्व इम्पल्स कैसे स्टार्ट होती है। इनिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट होना, शुरू होना। तो ये कैसे स्टार्ट होती है इसको हम पढ़ेंगे। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, a nerve impulse is initiated by an appropriate stimulus called threshold stimulus. नॉर्मल हालात में वो कह रहा है कि नर्व इम्पल्स कैसे स्टार्ट होती है, किसी स्टिमुलस से। स्टिमुलस यानी कि कोई जो नर्व है उसके 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 इर्द गिर्द, या न्यूरॉन के इर्द गिर्द कोई चेंज आया है, जिसकी वजह से उसके न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स स्टार्ट होती है। और जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, है ना। ये थ्रेश होल्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको शायद ज़्यादातर बच्चे समझते नहीं हैं और समझने की कोशिश भी नहीं करते। आपको इस बात का याद रखना है कि हर स्टिमुलस जो हमारे न्यूरॉन पर आकर अटैक करता है ना, वो उसके न्यूरॉन के अंदर वो नर्व इम्पल्स स्टार्ट नहीं करवाता। ठीक है, एक खास ताकत का स्टिमुलस होना चाहिए, फिर वो नर्व इम्पल्स अंदर आके स्टार्ट करवाएगा। और जितनी वो ताकत, यानी कि उस ताकत से, जिस ताकत से वो स्टार्ट करवाएगा, उस ताकत वाले स्टिमुलस को हम कहते हैं नर्व थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ सिंपल से, ये हमारा एक न्यूरॉन है। हालांकि न्यूरॉन ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने एक डब्बे की शक्ल में बनाया और इसके ऊपर आकर स्टिमुलस ने एक्ट किया, लेकिन इसके अंदर नर्व इम्पल्स स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन उस मैं ना एरो की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है एरो की, इससे मैं जो स्टिमुलस है उसकी ताकत रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी कि जितनी ज्यादा लंबा एरो बनाऊंगा उससे मेरा मुराद है कि ज्यादा ताकत वाला स्टिमुलस बनेगा। यानी कि ज्यादा ताकत से मुराद है कि रोशनी है, अगर न्यूरॉन पर अटैक कर रही तो ज्यादा रोशनी आएगी। गर्मी स्टिमुलस, या अगर स्टिमुलस गर्मी का है तो क्या ज्यादा गर्मी है। अब देखो इस पर इतना, ओहो, इस पर इतना बड़ा स्टिमुलस आकर अटैक हुआ, फिर ये न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, फिर इसके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। तो फिर इसको हम कहते हैं
थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इस वाले को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, जिसकी मदद से, जिसकी वजह से अंदर इम्पल्स स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। ये ऊपर वाला थ्रेशोल्ड नहीं है। थ्रेशोल्ड का बुनियादी लफ्जी मतलब होता है जिससे किसी कोई चीज स्टार्ट हो रही है। Appropriate stimulus called threshold stimulus applied at one end of the neuron, यानी कि न्यूरॉन के एक एंड पर जब स्टिमुलस अप्लाई होता है तो फिर उसमें नर्व इम्पल्स स्टार्ट होती है, एंड इट रिजल्ट्स इन अ रिमार्केबल लोकलाइज्ड चेंजेस इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये कह रहा है कि इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिमार्केबल का मतलब है काबिले काबिले जिक्र, इनकी अच्छी खासी चेंजेस होती हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अच्छी खासी चेंजेस होती हैं। वो चेंजेस क्या होती हैं वो ये बताएगा। It disappears for a brief instant and is replaced by a new potential called active action और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट से मुराद है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो थोड़े से अरसे के लिए डिसअपियर हो जाता है और उसकी जगह एक नया पोटेंशियल आ जाता है, एक नई ताकत आ जाती है, और उस ताकत को हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखो एक्टिव या एक्शन से मुराद है कि एक्शन और रेस्टिंग का मतलब था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लफ्ज से ही रेस्टिंग लिखा हुआ है तो न्यूरॉन रेस्ट पर है, उससे कोई सिग्नल नहीं पास हो रहा है। एक्शन और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो लफ्ज ही है एक्शन, इससे मतलब हमें सीधा सीधा समझ लग जाती है कि उसमें से सिग्नल पास हो रहा है। तो ये सिग्नल पास होते हुए जो पोटेंशियल होगा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसको हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विच इज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। और ये इम्पल्स की सूरत में एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेट द इनर मेम्ब्रेन सरफेस बिकम्स मोर पॉजिटिव देन द आउटसाइड। ये देखो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आमतौर पर, कल मैंने कोई 2 लाख 1000 गुना दफा बताया था कि कैसे सेल मेम्ब्रेन का अंदरूनी हिस्सा, यानी कि सेल का अंदर वाला न्यूरॉन, ये जब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में नर्वस सिस्टम के चैप्टर में जब मैं सेल की बात करूंगा तो मेरा सीधा सीधा मतलब न्यूरॉन होगा। ठीक है, ये बात थोड़ी सी कॉमन सेंस की है, ये आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में जब मैं सेल की बात करूंगा तो मेरे मेरे से मेरा मुराद न्यूरॉन होगा। ठीक है, और पिछले वाले चैप्टर में जब मैं सेल की बात कर रहा था तो मेरा मुराद क्या होगा, मसल फाइबर होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम मसल पढ़ रहे थे, स्पोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब मैं कल बता भी चुका था इस बात को बड़े तफसील से कि कैसे सेल का अंदरूनी हिस्सा कैसे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर वाला हिस्सा कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है। वो कैसे होता है ऊपर मैंने कल बड़ा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उस आपको अगर आपने अगर वो लेक्चर लिया तो आपको अच्छा आता होगा। लेकिन एक्शन और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि सेल का अंदर वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि सिर्फ उतने हिस्से यानी कि सिर्फ उतने टाइम में जब सिग्नल पास होता है ना, तब उतने टाइम में अंदर वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज होता है और बाहर वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेट द इनर मेम्ब्रेन सरफेस बिकम मोर पॉजिटिव देन द आउटसाइड, यही लिखा हुआ है। इसको मैं ये कैसे पॉजिटिवली चार्ज होता है यही एक्सप्लेन करना है इस पूरे लेक्चर में। दिस चेंज इज सो ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है बहुत ही ब्रीफ का वैसे मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए, और सो ब्रीफ होता है कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। सो इसने यूज किया हुआ है यहाँ पर। वो कहते हैं ना वो जो एक औरत है वो फेसबुक पर यही होती है, और वो अपने कपड़ों की मशहूरी दे रही होती है, वो पहन पहन के हुए सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वो सो लगाने का मतलब इंग्लिश में जब सो लगता है ना किसी चीज से पहले, तो उससे वो चीज है जो आगे एडजेक्टिव यूज हो रहा है वो बहुत बढ़कर सामने आता है, यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि सो ब्यूटीफुल खूबसूरत, लेकिन सो ब्यूटीफुल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो यहाँ सो ब्रीफ लिखा हुआ है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मुख्तसर अरसे तक यानी थोड़े अरसे तक ये चेंज रहती है। फॉर परहैप्स अ मिली सेकंड। मिली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मिली ये क्या है। मिली एक प्रीफिक्स है, ठीक है, ऐसा ही है ना। और प्रीफिक्स ही होते हैं ना फिजिक्स में, जो हमने पढ़े थे, एक्सा पीटा टीरा गीगा मीगा किलो हेक्टो डेसा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो आटो। और मिली 10⁻⁻³ होता है। ठीक है, तो देखो एक सेकंड के भी मिली सेकंड का सीधा सीधा मतलब है हजार, एक सेकंड का भी हजारवां हिस्सा, उस उतनी तब्दीली उतने उतने कम टाइम के लिए ये चेंज होता है, यानी एक्शन पोटेंशियल जो है वो होता है।
दिस चेंज इज सो ब्रीफ दैट ओनली अ पोर्शन ऑफ न्यूरॉन इज एन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और कहता है ये तब्दीली इतने थोड़े अरसे तक होती है, मतलब एक्शन पोटेंशियल एक जगह से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में गुजर जाता है। ये न्यूरॉन के एक हिस्से जगह से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में गुजर जाता है। तो सिर्फ न्यूरॉन का एक ही हिस्सा जो है ना, वो एक टाइम पर एक्टिव मेमोरी पोटेंशियल में होगा। इसकी मैं आपको तफसील से बता देता हूँ ये थोड़ा कैसे। ये देखो, ये न्यूरॉन उसने दिखाया हुआ है, ये एक्सॉन असल में दिखाया हुआ है। न्यूरॉन, एक्सॉन न्यूरॉन का ही पार्ट है। इसमें ये देखो पूरा एक्सॉन, मैंने पहले ये भी ये पिक्चर आपको डिस्क्राइब की हुई है। इसमें पूरा एक्सॉन जो है वो बाहर से पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर से नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा हिस्सा है जिस हिस्से में एक्टिव मेमोरी पोटेंशियल अभी हो रहा है इस टाइम पर। ठीक है, तो इसमें इस वाले हिस्से में बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव है, तो हम इस हिस्से में एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। लेकिन 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाला नेगेटिव हो जाएंगे और ये वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, और इधर वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएंगे। समझ लगी? तो उसके बाद 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये आगे चले जाएगा, इसी तरह 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आगे चले जाएगा। तो इस तरह बहुत तेजी से ये सिग्नल ट्रांसमिट होता है। और इसकी तेजी का अंदाजा तो आपको लग ही जाना चाहिए ना। देखो, जब हमारे हमारा हाथ जो है वो गर्म चीज पर लगता है, तो हम उस चीज से कितने सेकंड में हाथ पीछे हटा लेते हैं फौरन। वो सिग्नल आपको पता है कहाँ कहाँ से ट्रेवल होके गया है? वो सिग्नल हमारे हाथ से गया है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक। वहाँ इंटर न्यूरॉन, उसका एक साइनेप्स भी बना इंटर न्यूरॉन के साथ, और इंटर न्यूरॉन ने आगे साइनेप्स बनाया। साइनेप्स मतलब होता है दो न्यूरॉन का कनेक्शन। और साइन इंटर न्यूरॉन ने आगे साइनेप्स बनाया मोटर न्यूरॉन तक, और मोटर न्यूरॉन ने आगे जाकर सिग्नल दिया दोबारा मसल को, और मसल ने फिर कॉन्ट्रैक्ट किया। पिछला जो चैप्टर हमने कॉन्ट्रैक्शन का किया, मसल ने फिर कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर हमारा हाथ पीछे हटा। इसमें ब्रेन नहीं इन्वॉल्व हुआ, सिर्फ हाथ पीछे हटने में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुई। लेकिन देखो फिर भी ये इतना लंबा ट्रेवल किया, तो 1 सेकंड का 1000वां हिस्से में सिग्नल को पास होना चाहिए। अगर सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता पास हो रहा हो तो बस जी हम हाथ रख के खड़े रहें और हम हाथ पीछे, हमारा हाथ पीछे हटेगी ना। ठीक है। द मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन चेंजिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्टिव पोटेंशियल। अब कह रहा है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दील होता है। उसमें सबसे पहले देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? सोडियम और पोटेशियम के आयंस। तो इसको, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सोडियम पोटेशियम आयंस की मूवमेंट ही। इसके लिए मैं एक वही पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी हुई है। आमतौर पर इस तरह की पिक्चर वो हमारी बुक से, इस तरह की पिक्चर से कासिर है। इस पे बस थोड़ी सी अगर वो ये बना देता ना, लेकिन वो आपके स्कोप से बाहर हो जाता। लेकिन अगर इसमें वैल्यूज भी लिख देता तो फिर बेहतर था। वैल्यूज मैंने कल लिखवा दी थी आपको, यानी कि सोडियम यहाँ पर 140 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर पोटेशियम जो है वो 4 है, और यहाँ पर 80 है। ऐसा ही है। चलिए। अच्छा, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन है। ठीक है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, यानी कि ये तब्दील कैसे होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में? वो इस तरह कि मैं आपको इसमें कुछ खुद ड्रा करके दिखा देता हूँ। इसमें ना असल में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो यहाँ पर दिखाई नहीं हुई, क्योंकि पिक्चर को उसने सिंपल बनाना था। ऐसे ये प्रोटीन है, ये सारी एक प्रोटीन है, और इसके दरमियान में गेट है, यानी कि गेट का मतलब है रास्ता है। और इस रास्ते से सोडियम गुजर सकता है, लेकिन ये रास्ता बंद हुआ हुआ है। ठीक है, आम हालत में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रास्ता बंद होता है। जैसे ही न्यूरॉन के ऊपर आकर स्टिमुलस लगता है ना, स्टिमुलस कोई तब्दीली आती है न्यूरॉन के बाहर, यहाँ से स्टिमुलस आया जी, ये पूरा एक सेल है, तो यहाँ से स्टिमुलस आया। ठीक है, मैं स्टिमुलस कैसे कह रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो होता क्या है, तब्दीली क्या आती है कि ये जो गेट है ना ये खुल जाता है यहाँ से, और फिर सोडियम जो है, सोडियम जो कि बाहर बहुत ज्यादा है अंदर की निस्बत। ठीक है। और अंदर का वाला हिस्सा भी नेगेटिवली चार्ज है ओवरऑल। तो पॉजिटिव आइन, एक तो पॉजिटिव आइन है और एक पॉजिटिव आइन है भी बाहर बहुत ज्यादा अंदर की निस्बत। तो फिर क्या होगा, ये फौरन से अंदर मूव करेगा। अब सोडियम जब बाहर से अंदर मूव करेगा तो अंदर वाला हिस्सा क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिविटी फैल जाएगी, और यहाँ पर उतने हिस्से में नेगेटिविटी फैल जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखो सोडियम आयन की जो मूवमेंट है ना,
ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाने में, ठीक है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाने में। ठीक है जी, मैंने अब अच्छे से बता दिया आपको। The passage of nerve impulse is associated with increase in permeability of sodium ions moving inward, upsetting the potential momentarily। वो कह रहा है कि नर्व इम्पल्स जो सिग्नल है इसका, जो न्यूरॉन से गुजरता है, ये कैसे गुजरता है असल में, उतने हिस्से में क्या होता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो। परमिएबिलिटी होता है किसी चीज का, किस सेल मेम्ब्रेन से गुजरने की ताकत को परमिएबिलिटी कहते हैं। बायो में हम इसी सेंस में ये वर्ड यूज करते हैं कि कोई चीज कितना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजर सकती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर सकती है। तो ये हमें पता चलता है कि आमतौर पर तो सेल मेम्ब्रेन का मैंने कल स्ट्रक्चर बताया था ना, लिपिड बाइलेयर का होता है। ये ना आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए, मैंने कल भी बताया था आपको कि चार्ज आयंस जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट नहीं पास कर सकते इधर उधर, ठीक है। यही तो सेल मेम्ब्रेन का काम है। अक्सर बच्चे वो फर्स्ट ईयर में जो फोर्थ वाला चैप्टर है वो, उसमें सेल मेम्ब्रेन का काम ही अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। उनको यही नहीं पता चलता भी लिपिड बाइलेयर यहाँ पर है तो उसका क्या काम है। भाई लिपिड बाइलेयर का ये सिंपल काम है कि वो जो क्या करेगी, सोडियम जो भी चार्ज आयंस हैं उनको नहीं पास होने देगी ये, ठीक है। लेकिन किन को पास होने देगी, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करे तो करूँ तो कौन सी चीजें हैं जो सेल के अक्रॉस आसानी से पास हो सकती हैं। सेल के अक्रॉस जो चीजें बहुत आसानी से पास हो सकती है ना सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उनमें सबसे सबसे ऊपर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आराम से पास हो जाती है। इसके अलावा लिपिड वाले जो है ना कंपाउंड, क्योंकि ये खुद भी लिपिड बाई लेयर है तो लिपिड 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 को अट्रैक्ट करता है तो वो आराम से पास हो जाएगा इसके अंदर से। लेकिन ये जो चार्ज है ना ये नहीं पास होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो अनचार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे वो इसके थ्रू आराम से पास हो जाएंगे, क्योंकि लिपिड्स के ऊपर आमतौर पर चार्ज नहीं होता। और लिपिड जो चार्ज्ड वाले, ये आपको अगर केमिस्ट्री जरा बेहतर आती हो तो आपको बेहतर पता लग जाएगा कि लिपिड्स जो होता है वो चार्ज्ड पार्टिकल से गिन खाता है। गिन का मतलब नफरत करता है, वो उनको करीब नहीं आने देता। तो लेकिन जो नॉन चार्ज्ड होते हैं उनको उनको वेलकम करता है। तो ये अनचार्ज पार्टिकल इससे गुजर जाएंगे, ये चार्ज हैं ये नहीं गुजर पाएंगे। तो ये कैसे गुजरेंगे, इसके लिए सिस्टम क्या होता है, ये जो मैंने एक गेट बनाया था ना, प्रोटीन्स प्रोटीन्स के अंदर से रास्ता होता है तो फिर आयंस वहां से मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। तो परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आयन बढ़ जाती है, और सोडियम आयन ने कहाँ जाना है, इनवर्ड ही जाना है, सेल के अंदर ही जाना है, बड़ा एक्सप्लेन किया। जिसकी वजह से पोटेंशियल यानी कि अपसेटिंग द पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल हो रहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो अपसेट हो जाता है, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लें क्या, ये कर ले, ग्रीन कर लें, अच्छा रहेगा। चलो ये कर लेते हैं। तो ये वाला जो पोटेंशियल है ये कौन सा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ग्रीन अच्छा लग रहा है ना। मेकिंग द इनसाइड मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल के अंदरूनी हिस्सा ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है आउटसाइड की निस्बत, ठीक है। यही यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इतने हिस्से में अंदर वाला हिस्सा ज्यादा पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हिस्सा, क्योंकि सोडियम बाहर से अंदर आ गया, इधर भी सोडियम बाहर से अंदर चला गया, ठीक है। Neurophysiologists believe that the increased permeability is due to opening of specific pores in membrane। अब न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, अभी ये बुक बहुत पुरानी है, 10-15 साल पुरानी है, तो तब तक तो वो बिलीव ही करते थे, अब तक तो एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। हम जो बुक पढ़ते हैं ना एमबीबीएस में, उसका नाम है, उस बुक का नाम है गाइटन एंड हॉल। गाइटन एंड हॉल, उस बुक के उस बहुत मोटी बुक है वो, बहुत मोटी बुक है वो। मतलब आपकी बायो की जो बुक्स हैं ना, ये 7 बुक्स मिलाएं, 10 बुक्स मिलाएं तो इतनी एक बुक है वो। उस बुक में उस बुक में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे होता है, ठीक है। आपको इतनी एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द इंक्रीज permeability is due to opening of specific pores in the membrane called termed sodium gates। तो ये जो यहाँ पर मैंने जो गेट बनाया था ना, ये यहाँ पर जो मैंने गेट बनाया था, यहाँ पर गेट बनाया था, वो असल में बेसिकली प्रोटीन बनाई थी और मैंने कहा था ये गेट है इनके दरमियान। तो वो एक
इनको हम कहते हैं सोडियम गेट। और ये सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं स्टिमुलस के आने पर, जिसकी वजह से सोडियम बाहर से अंदर मूव करता है। When these gates open, sodium ions rush into the neuron by diffusion। तो जब गेट ओपन होते हैं तो सोडियम आयंस रश करता है न्यूरॉन के अंदर। रश का मतलब रश नहीं होता है, उर्दू में रश का मतलब होता है जहां पर ज्यादा रश हो। इंग्लिश में रश का मतलब होता है बहुत तेजी से दौड़ने को कहते हैं हम रश। रश करना बहुत तेजी से, अगर कोई बंदा दौड़ के एक जगह से दूसरी जगह गया तो हम कहते हैं रश कर गया। सम पोटाशियम मूव्स आउट। और अच्छा, इसमें सोडियम तो अंदर आएगा बहुत तेजी से, लेकिन कुछ थोड़ा सा पोटाशियम भी बाहर जाएगा। वो सोडियम थोड़ा सा पोटाशियम जो है वो वैसे भी डिफ्यूजन के जरिए जाता ही रहता है, ये देखो। ये देखो, थोड़ा सा पोटाशियम डिफ्यूजन के जरिए जाता ही रहता है, लेकिन जब ये गेट भी खुलेंगे तो कुछ पोटाशियम बाहर चला जाएगा उससे। उसके जाने से इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले सोडियम पोटेशियम आयंस की मूवमेंट हुई, उसके बाद क्या हुआ, चार्जेस आर रिवर्स। चार्जेस उल्टे हो गए, यानी कि पहले सेल का अंदरूनी हिस्सा नेगेटिवली चार्ज था, अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। द इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैड एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले हिस्से पर पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा थे, ज्यादा हो गए हैं अब। 10 पॉजिटिव चार्ज एट इट्स इंटरनल सर्फेस, जिसकी वजह से सेल के अंदरूनी हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। एंड आउटर सरफेस बिकम मोर नेगेटिव, और बाहर वाली सरफेस ज्यादा नेगेटिव हो गई। ये दिखाया भी हुआ है कि इतने हिस्से में सेल का अंदरूनी हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज और बाहर वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। ये पिक्चर जो है ये भी एक्शन पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट करती है वेव की फॉर्म में। मैं इसको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको टेंशन नहीं लो। पहले मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने दो, पहले ए डायग्राम की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ये ए इसके ऊपर वाली डायग्राम है, ये ए डायग्राम है, ये देखो लिखा हुआ है ए, और ये वाली बी। बुक में मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा, मैं आपको मशवरा दूंगा, मैं आपको ये गाइड करूंगा इस बारे में कि जब भी कोई डायग्राम आए, उस फिगर की उस फिगर की जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है उसको बड़े तफसील से पढ़ा करो। उसमें बहुत इंफॉर्मेशन छुपी होती है, और उसमें कोई बात अगर समझ ना आए तो टीचर से पूछ लिया करो कि ये क्या लिखा हुआ है। और अगर वो भी ना समझा पाए तो इंटरनेट से, चैट जीपीटी से देख लिया करो, गूगल से देख लिया करो। अब तो इतना कुछ है, कोई हिसाब नहीं है अब तो। नॉलेज हासिल करने का कोई लिमिटेशन रही नहीं है, महदूदियत नहीं रही, महदूद नहीं रह गया नॉलेज। नॉलेज इतना फैल गया और वसी हो गया कि अब तो बच्चों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब अगर अब भी बच्चे जो हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं और उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ कैसे है, तो फिर उनके अपने कसूर। और मैं जितना भी पढ़ाया अभी तक, मैंने जितना भी पढ़ाया, इस बात से आपको इस बात एक बात की समझ लग गई है कि बायो में, कम से कम बायो के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि हर चीज़ जो है वो कनेक्ट होती है। हर चीज़ की हमें लॉजिक की समझ आती है कि ये चीज़ क्यों है इस तरह से, ये चीज़ क्यों नहीं है। जिस तरह से नहीं है उस तरह से क्यों नहीं है, और जिस तरह से है उस तरह से क्यों है। ठीक है, इस बात की समझ लगती है ना हमें। केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट है इस लिहाज से कि उसमें हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती हैं। ठीक है, उस चीजें जैसे ये हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ये वाली चीजें, ये बच्चों को समझना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, मुझे भी पता है। मुझे खुद भी मुश्किल हो गए थे, और अभी भी मुझे उतनी समझ नहीं है उन टॉपिक्स की कि वो कैसे है। क्योंकि उसमें हाई लेवल का जो है ना वो फिजिक्स यूज हुई हुई है। केमिस्ट्री में हाई लेवल की फिजिक्स यूज हुई है सिर्फ इतने वाले पोर्शन। लेकिन बायो में हर चीज खुली है, सामने है, हर चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हर चीज पर, क्योंकि सामने है हर चीज। ठीक है। व्हेन अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, ए डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है कि जब एक न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, यानी कि स्टिमुलेट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर स्टिमुलस आके अटैच हुआ और उससे उसका एक्शन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बदल गया। The cell membrane at the point of stimulation undergoes a momentary reversal in charge। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, इस लेवल पर आकर देखो स्टिमुलस अटैक किया है इस लेवल पर, तो सेल मेम्ब्रेन जो है इस लेवल पर रिवर्स हो गई। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का चार्ज सॉरी रिवर्स हो गया। और इसी को ही हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, और इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। Perhaps for a millisecond the inside of membrane become more positive relative to the outside। ये बात मैंने 1500 दफा कर दी, तो बस ये जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब आ गया नीचे वाली डायग्राम पर, मैं एक मिनट देख लूं नीचे टेक्स्ट में क्या लिखा हो।
अच्छा, हम पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर नीचे वाली डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब चार्जेस रिवर्स होने के बाद तीसरा जो स्टेप है, ये तीन तीन लिखा भी हुआ है, तीसरा जो स्टेप है वो है पासेज ऑफ नर्व इम्पल्स। ये आगे कैसे पास होगी, ठीक है। पासेज ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब ये है कि ये जो चार्ज यहाँ पर रिवर्स हुए हैं, ये चार्ज जो यहाँ पर रिवर्स हुए हैं, ये आगे कैसे पास होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो रिवर्स नहीं ना हुए, तो ये यहाँ पर कैसे रिवर्स होंगे और यहाँ पर कैसे रिवर्स होंगे। ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल द न्यूरॉन कंडक्ट्स द इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। इसने यहाँ पर कोई बताया नहीं है कि वो आगे कैसे पास होते हैं, बस आपने बस इतना बता दिया कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये जो इम्पल ये जो है, ये एक्टिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये आगे आगे इम्पल्स की फॉर्म में पास होता जाता है। असल में होता कुछ यूं है, अगर मैं आपको बता ही दूं, थोड़ा सा बता देता हूँ ऊपर ऊपर से कि यहाँ पर चार्जेस जब रिवर्स होते हैं ना, तो ये अभी सिर्फ यहाँ के ही सोडियम गेट ओपन हुए हैं, ऐसा ही हुआ है ना, यहाँ के सोडियम गेट ओपन हुए जिसकी वजह से बाहर से सोडियम अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ के ही सोडियम गेट ओपन हुए अभी, जितना इसे डार्क है। तो जब ये यहाँ रिवर्स हो गए तो फिर इस पॉजिटिविटी की वजह से, अच्छा ये जो गेट है ना, ये जो चार्जेस हैं अंदर के और बाहर के, इनसे बड़े इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव अंदर हो गया तो ये चार्जेस की वजह से अगले वाले हिस्से के भी गेट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इसके गेट ओपन होंगे तो यहाँ से भी सोडियम अंदर आएगा, तो फिर यहाँ भी रिवर्स हो जाएगा। जब तक यहाँ रिवर्स होगा तब तक ये वापस अपनी ठीक हालत में चला जाएगा। ये ठीक हालत में कैसे जाएगा, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कैसे जाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जब पॉजिटिविटी आ गई, ओहो, तो फिर यहाँ पर नेगेटिविटी आ जाएगी, यानी नेगेटिविटी चार्ज हो जाएंगे। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, मजीद अगले वाले सोडियम गेट को खोल देंगे, तो फिर वहां से सोडियम अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी फिर यहाँ पॉजिटिविटी आ जाएगी। और जब तक यहाँ पर पॉजिटिविटी आ जाएगी, ये वापस रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ से सोडियम वापस यहाँ चला जाएगा, ठीक है। जब तक यहाँ आगे जाएगी तो फिर ये चार्जेस दोबारा रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिविटी आ जाएगी तब, ठीक है। और इस तरह आगे से आगे चलता जाएगा ये सीक्वेंस। तो देखो सिग्नल आगे ट्रांसमिट हो तो रहा है ना, इसी को तो कहते हैं सिग्नल आगे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ 0.05 वोल्ट, यानी कि 50 मिली वोल्ट प्लस 50। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -70 मिली वोल्ट। और उसमें माइनस साइन मैंने बताया था सेल के अंदर की हालत, चूंकि सेल के अंदरूनी हिस्सा चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए वहां पर साइन नेगेटिव आया। अब यहाँ पर देखो सेल का अंदरूनी हिस्सा से ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो यहाँ पर पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट आ गया। दीज चेंजेस, अच्छा ये बात तो आपको ये बात तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, मुझे हंसी आ जाती है कभी कभी बिल्कुल छोटी बातें समझाते हुए। लेकिन बच्चों के ना, मैं भी जब था एफएससी में तो बिल्कुल थोड़ी सी बातों में ही कंफ्यूज हुआ रहता था, छोटी छोटी बातों में। और मैं पूछता भी नहीं था क्योंकि ये मुझे लगता था कि ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन पूछ लिया करो आप। क्वेश्चन जिस तरह का भी हो, बच्चा बच्चों वाला हो बड़ों वाला हो, क्वेश्चन क्वेश्चन ही होता है, बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन। मैं बात कर रहा था, ये 0.05 वोल्ट जो है ना, ये 50 मिली वोल्ट के ही बराबर है। अगर आपको फिजिक्स आती है तो फिर आप कर सकते हो, इसको इजीली कर सकते हो कि ये कैसे बराबर है। दीज चेंजेस अकर अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये जो चेंजेस हैं, यानी कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की चेंजेस हैं, ये लेंथ ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन जिस तरह लंबाई में होता है तो उस तरह ही आगे आगे चलती जाती है। टिल द इम्पल्स रीचेज द साइनेप्स, यहाँ तक के जो इम्पल्स है वो साइनेप्स तक पहुंच जाती है। साइनेप्स बेसिकली न्यूरॉन का वो वाला हिस्सा होता है जहां पर वो अगले वाले न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाता है। मैं देखो नीचे साइनेप्स में कोई साइनेप्स दिखाया हुआ है? इसमें इसने पूरा साइनेप्स, पूरा न्यूरॉन का, दो न्यूरॉन का आपस में कनेक्शन नहीं दिखाया। मैं ध्यान थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ आपको ताकि आपको इजी हो जाए। सोचो, मिसाल के तौर पर मैं लंबाई के रुख बना रहा हूँ, ठीक है, न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी, अभी मैं सेल बॉडी बहुत आसान है वो बना रहा हूँ, मतलब सिंपल वाली। और ये उसका एक्सोन है, ठीक है, ठीक है। और ये अगले न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ठीक है। और ये इसका एक्सोन है। अब इसके ऊपर कुछ सेल बॉडी के ऊपर कुछ डेंड्राइड्स है ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पढ़ते हुए आपने मोटर न्यूरॉन को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सेल बॉडी के ऊपर कुछ डेंड्राइट होंगे, इसी तरह इस सेल बॉडी के ऊपर भी कुछ डेंड्राइट होंगे, ऐसा ही है ना।
ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक्सॉन के और एंड्रॉइड के दरमियान एक कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर, ऐसा। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। थोड़ा चेंज करते हैं। इसको हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये एक्शन मेमोरी पोटेंशियल चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता ही जाएगा। कब तक? जब तक ये एक साइनैप्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है। साइनैप्स पर आगे क्या होगा वो हम अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में साइनैप्स में पढ़ लेते हैं। साइनैप्स में क्या होता है, यानी कि साइनैप्स में ये बताएगा ना एक न्यूरॉन से आगे फिर क्या है, अगले न्यूरॉन में कैसे ये सिग्नल जाता है। ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जाता है। चले। सून आफ्टर पासेज ऑफ द इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स के पास होने के फौरन बाद ही द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रिस्टोर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ आयंस स्पेशली पोटेशियम मूविंग आउट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा कि जैसे ही इम्पल्स जो है वो, मैं इस डायग्राम का सहारा लेता हूँ, इस वाले का, क्योंकि इसमें सारी चीजें डिस्कस हुई। अ, अब वो कह रहा है कि जैसे ही इम्पल्स पास हो जाएगी, यानी कि इम्पल्स पास होने का क्या मतलब है कि यहाँ से सोडियम चूंकि यहाँ आया, मैं सिर्फ यहाँ दो एरो से दिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से इतने हिस्से में क्या हुआ, नेगेटिविटी हो गई बाहर, ऐसे ही हुआ ना? और इतने हिस्से में यहाँ पर अंदर पॉजिटिविटी हो गई। मैं यह सेल मेम्ब्रेन के करीब बनाना चाहिए मुझे यहाँ पर। ठीक है। ओहो, तो यहाँ पॉजिटिविटी हो गई। ठीक है। अब जैसे ही इम्पल्स आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी कि अगले वाले गेट भी ओपन हो जाएंगे, तो ये पिछले वालों का क्या होगा? असल में पिछले सेल मेम्ब्रेन के पिछले हिस्से में क्या हो रहा होता है, एक तो ये पोटेशियम के आयंस आपको बाहर जाते नजर आ रहे हैं। ठीक है। एक तो इतने हिस्से में, और नीचे इस पीछे तो जरा बताया भी हुआ है कि पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो पोटेशियम जो है वो चूंकि बाहर जा रहा है, ठीक है, जैसे ही ये इम्पल्स आगे जाएगी ना, तो सोडियम के जो गेट होंगे वो बंद हो जाएंगे। जो मैंने गेट दिखाया था ना यहाँ पर, वो बंद हो जाएंगे। अब ये वाली मूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन पोटेशियम के बाहर वाली जो मूवमेंट है वो होती रहेगी। तो पोटेशियम तो बाहर जाता रहता है क्योंकि पोटेशियम डिफ्यूजन से जा रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन से जा रहा है कुछ, तो ये जाता रहेगा, इसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। और ये सोडियम के अंदर आने में भी कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये कोई एटीपी वगैरह यहाँ यूज नहीं होती। तो पोटाशियम जो कि बाहर जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है। ठीक है, एक तो ये है। ठीक है। और दूसरा नंबर पर ये जो पंप है ये भी एक्टिवेट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से तीन सोडियम बाहर जा रहे हैं और दो ही पोटाशियम अंदर आ रहे हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस ज्यादा बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तीन पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, उसके मुकाबले में दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं। तो बाहर मतलब एक पॉजिटिव ज्यादा जा रहा है और एक पोटेशियम भी कुछ ज्यादा जा रहे हैं बाहर। तो फिर क्या हो गया कि चूंकि बाहर पोटेशियम आयन बाहर ज्यादा जा रहे हैं, तो अब क्या, यानी कि अंदर चूंकि पॉजिटिविटी थी, तो वापस चूंकि पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से और इन पंप के पोटेशियम आयन को बाहर ज्यादा भेजने की वजह से दोबारा इस पॉजिटिव वाले हिस्से में नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा, सॉरी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी आपको बात की समझ लग गई होगी कि कैसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मैंने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनवाया, और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मैंने दोबारा फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दीली करवा दी। Soon after passage of the impulse, the resting membrane potential is restored. Restored का मतलब दोबारा resting membrane potential कैसे आता है? By the movement of small number of ions, especially potassium moving out. ये कैसे दोबारा resting membrane potential आता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से? सोडियम आयंस के बाहर, सॉरी, पोटेशियम आयन के बाहर मूवमेंट करने की वजह से। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रेस्टिंग पोटेंशियल दोबारा कैसे बनता है। दिस न्यूरॉन नाउ इज रेडी टू कंडक्ट अनदर इम्पल्स। जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाएगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनने के बाद दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाएगा, तो फिर वो न्यूरॉन अगली एक इम्पल्स को भी ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है जी। अब मैं वो डायग्राम ऊपर वाली
समझाने की कोशिश करता हूँ, ये वाली इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन में ही है सारी इंपॉर्टेंस। इसमें दो, ये ग्राफ बना हुआ है असल में ना, ये ग्राफ बना हुआ है, ये देखो इसका, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, यानी कि जैसे जैसे हम इधर को मूव करते जाएंगे टाइम गुजरता जाएगा। ठीक है, टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, और जो ऊपर की तरफ है वो है चार मिली वोल्ट में दिखाया हुआ है, पोटेंशियल दिखाया हुआ है कि कितना चार्ज हुई हुई है मेम्ब्रेन, कितनी चार्ज हुई हुई है। ठीक है, इसमें देखो जीरो, यहाँ पर जब आएगी मेम्ब्रेन तो जीरो चार्ज होगी, इससे ऊपर जाएगी तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और इससे नीचे आएगी तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसमें उसने इस पॉइंट पर वन दिखाया हुआ है। ठीक है, वन, ये वन दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एरो भी दिखाई है। अब वन में नीचे डायग्राम में क्या डिस्क्रिप्शन है, और वन में ये देखो ये है वन, रेस्टिंग में पोटेंशियल, वन पर क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल है यानी कि न्यूरॉन के बाहर वाला हिस्सा फुली पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज है, उसको हम कहते हैं ना रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल है वन पे। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे अगर मैं आपको ड्रा भी करके दिखा दूं, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ये देखो, अगर मैं इसको सीधा लेके जाऊं ग्राफ पर, तो तकरीबन ये -70 बनता है। ठीक है, ये देखो -50 और -100 के दरमियान -70 ही आएगा ना। तो ये देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर -70 मिली वोल्ट का चार्ज है, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, अब उसने टू दिखाया है, ये देखो टू दिखाया है। टू हम नीचे से एक तरफ पढ़ लेते हैं। ओहो, ठीक है। टू पे क्या है, टू पे बेसिकली वो जो मैंने बताया था सोडियम गेट ओपन होते हैं। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दील हो रहा है, तो सोडियम गेट क्या होंगे, ओपन होंगे, और सोडियम क्या करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होता है ना। तो ये हो गया इस प्रोसेस को कि जो सोडियम अंदर आए सेल के, और सॉरी सोडियम गेट ओपन हुए और फिर सोडियम अंदर आए सेल के, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसका क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, काजिंग का डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, वो कह रहा है कि मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज कम हो रहा होता है, जब डीपोलराइज होती है ना कोई चीज, से चार्ज कम हो रहा होता है। देखो यहाँ पर -70 चार्ज था, और जैसे डीपोलराइजेशन हुई तो -70 से कम हो रहा है ना, चार्ज जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, ठीक है, इस बात की समझ लग गई। अब दो पर क्या हुआ, सोडियम सोडियम गेट ओपन हुए, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आया तो डीपोलराइजेशन होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से -70 से यहाँ पर -50, फिर -40, -30, -20, -10, और फिर जीरो चार्ज आ गया। लेकिन जीरो पर आमतौर पर, जीरो पर सोडियम गेट बंद हो जाने चाहिए था, लेकिन ये सोडियम गेट जो है ना जीरो पर बंद नहीं होते, सोडियम गेट अभी और खुले रहते हैं, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है ना ज्यादा, मेम्ब्रेन अंदर से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाती है। ये जीरो वो वाला पॉइंट है जब सेल मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बराबर बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, यानी कि सोडियम इतना अंदर मूव कर गया होता है कि जो बाहर वाला यानी कि बाहर भी पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाते हैं, और अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो जाता है, तो हर चीज न्यूट्रल हो जाती है जीरो पर। लेकिन तब भी सोडियम गेट बंद नहीं होते, सोडियम गेट खुले रहते हैं, जिसकी वजह से मजीद सोडियम अंदर आता रहता है। ठीक है, मुझे आपको समझ लगी ना सोडियम गेट कहाँ अंदर आया है, सोडियम गेट अंदर आता रहता है। तो सोडियम गेट जब अंदर मजीद आता जाएगा तो सेल के ये बेसिकली जो चार्ज है ना, ये सेल के अंदर वाले चार्ज को बता रहा है। ये बात मैंने 1500 दफा बताई है कि ये जो चार्जेस के है ना, ये सेल के अंदर के चार्जेस हैं, बाहर सेल का अंदर का चार्ज है, ये बाहर का चार्ज नहीं है, ये अंदर का चार्ज है। तो जैसे ही सोडियम आयन अंदर जाता जाएगा तो अंदर सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, सोडियम आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ना, सोडियम +1 है ना इसका चार्ज। तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जब अंदर आता जाएगा तो सेल का अंदरूनी हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और और एक पॉइंट तक आएगा, और एक पॉइंट तक आएगा जिससे, और एक पॉइंट तक आएगा कि जिससे ये +50 मिली वोल्ट तक चला जाएगा। ठीक है, +50 मिली वोल्ट तक सेल का अंदरूनी चार्ज +50 चला जाएगा। ठीक है,
जैसे ही +50 जाएगा, यहाँ तक +50 हो गया, ये +50 इसने थोड़ा सा ऊपर करके बनाया हुआ है, लेकिन इसको आप ऐसा ही समझो कि ये ऊपर तक चला गया, ठीक है। ये इसने थोड़ा सा यहाँ पर उससे गलती हुई है। +50 तक जैसे ही गएगा तो क्या होगा, अब सोडियम गेट बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब सोडियम गेट क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम गेट बंद होंगे, तो यहाँ पर मुझे पता नहीं है आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ पोटाशियम गेट्स ओपन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही सोडियम गेट बंद होते हैं तो कुछ पोटाशियम गेट्स ओपन हो जाते हैं इस पॉइंट पर। सोडियम गेट बंद हुए तो सोडियम ने अंदर आना बंद कर दिया, लेकिन पोटाशियम गेट ओपन हुए तो कहाँ पर पोटाशियम जाएगा भला। अपने दिमाग पर जोर डालो, पोटाशियम कहाँ से ज्यादा है कहाँ कम है। पोटाशियम कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, बताओ बताओ बताओ। पोटाशियम अंदर सेल के अंदर बहुत ज्यादा है, सेल के बाहर बहुत कम है, तो पोटाशियम तो बाहर जाएगा, ठीक है। तो पोटाशियम जब बाहर जाएगा, ठीक है, तो अंदर वाला हिस्सा फिर नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, जहां से वो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जहां से जाता है उस जगह पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहां जाता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये तो सिंपल बात है। अब मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब पोटेशियम आयंस के गेट ओपन होंगे तो क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम जैसे बाहर जाना शुरू हुआ तो सेल का अंदरूनी हिस्सा दोबारा नेगेटिव होना शुरू हो गया। ये देखो, +50 से +30, +20, +10 और फिर 0। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम के गेट बंद नहीं हुए, पोटेशियम के गेट खुले रहे, खुले रहे, खुले रहे, माइनस में जाना शुरू हो गया जी। -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80। यहाँ तक भी पोटेशियम के गेट बंद नहीं हुए, -100 चला गया यार, -100 चला गया, ओ माय गॉड, -100 चला गया। यार कैसा ड्रामेटिक बना दिया मैंने, ठीक है। -100 चला गया। यहाँ तक अब रुक जाओ। ये जो सोडियम के गेट यहाँ पर बंद हुए और पोटेशियम के गेट ओपन हुए, जिसकी वजह से सेल का अंदरूनी हिस्सा दोबारा नेगेटिव चार्ज होना शुरू हुआ, इस दोबारा नेगेटिव चार्ज होने को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। अब ये जब -100 तक चला गया, फिर ये अब यहाँ पर जाकर पोटेशियम के गेट भी बंद हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम और पोटेशियम दोनों के गेट बंद हो चुके, ठीक है। तो अब ये -100 से दोबारा -70 तक कैसे आएगा, ये यहाँ पर 5 पॉइंट पे लिखा हुआ है। ये मैं सारी पॉइंट आपको दोबारा से पढ़ा देता हूँ नीचे डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में। यह ये यहाँ पर ये जो रिकवरी वाला फेज है, यानी कि -100 या -100 चला गया ना, 1 मिनट मुझे पेंसिल लेने दो। ये मैंने लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनाई है, लेकिन आप समझ लें इसको कि ये -100 तक चला जाता है, ठीक है। ये -100 तक चला गया, ठीक है। असल में तो रेस्टिंग इमिनेंट पोटेंशियल यहाँ तक था ना। इसका कलर चेंज करो। रेस्टिंग इमिनेंट पोटेंशियल इधर तक था, लेकिन ये जब ये रिपोलराइज हुआ तो ये मजीद नीचे तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से वापस कैसे, यहाँ से वापस कैसे जाएगा, यहाँ से वापस कैसे जा रहा है ये बेसिकली उन पोटेशियम आयंस की वजह से वापस जा रहा है, जो कि सेल के, सॉरी सॉरी, ये जो है ना, यानी कि सेल का अंदरूनी हिस्से को हमने थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज करना है, तो अब ये इसमें कुछ पंप्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए ये नीचे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, अब आ गई इसकी डिस्क्रिप्शन। 3 नंबर पॉइंट में क्या होता है, रिपोलराइजेशन है ना, रिपोलर। तो यहाँ पर सोडियम गेट क्या हुए, क्लोज हो गए, और पोटेशियम गेट ओपन हो गए। हाँ, लिखा हुआ है पोटेशियम गेट ओपन हो गए, ठीक है। पोटेशियम गेट ओपन हुए तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाना शुरू हो गया। पोटेशियम डिफ्यूज, पोटेशियम बाहर जा रहा है जी, कॉजिंग अ रिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो रिपोलराइजेशन हो जाती है मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये देखो, ये रिपोलराइजेशन हो गई, ठीक है। दोबारा से ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होगी, और अच्छी खासी नेगेटिव, -100 तक नेगेटिव चार्ज होगी। पोटेशियम डिफ्यूजेज आउट काजिंग अ रिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पढ़ लिया। सोडियम एंड पोटेशियम पंप रिस्टोर ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट एंड रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये जो है, ये जो रिकवरी है, यहाँ से जो रिकवरी, मतलब -100 से जो है वो -70 तक कैसे गई है रिकवरी वाला प्रोसेस, के लिए फिर सोडियम पोटेशियम पंप आएगा, ठीक है। रिकवरी सोडियम पोटेशियम पंप करवा देता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप देख लेता है कि अगर -100 है तो उस हिसाब से फिर वो
अगर -100 है तो मतलब अंदर कुछ और पॉजिटिव आयन की जरूरत है ना, तो फिर वो पॉजिटिव आयन बाहर से कुछ अंदर भी ले आता है। पर पंप आमतौर पर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर फेंकता है ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये देखो। वहां पे यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर पड़, लेकिन जब उसको यहाँ -100 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो उसको -70 करने के लिए क्या करेगा, कुछ पॉजिटिव आयन बाहर से अंदर भी ले आएगा। ठीक है जी। अब ये एंड पर लिखा हुआ स्टेप 2 to 5 टेक्स अ मेयर 2 से 3 मिली सेकेंड। ये सिर्फ 2 से 3 मिली सेकेंड लेता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर जहाँ से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई, फिर रीपोलराइजेशन हुई, फिर रिकवरी हुई, यहाँ तक सिर्फ 2 से 3 मिली सेकेंड लेता है। तो ये अगर मैं इस ग्राफ को टाइम पर यानी कि करूँ, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि ये रिकवरी होने तक, ये जो सारा दौरानिया है, ये 2 से 3 मिली सेकेंड, क्योंकि इस एक्सिस पर हमने टाइम दिखाया हुआ है। ठीक है, इस एक्सिस पर चार्जेस दिखाए हैं। अब तो मेरा ख्याल हर चीज़ की समझ लग गई है। ठीक है भैया, बस थोड़ा सा रह गया, फिर हमें ये बंद करके अगला लेक्चर रिकॉर्ड करवा के ये लेक्चर मैं आपको भेज रहा हूँ, तो अगला लेक्चर फिर मैं, अब मज़ा तो आ रहा होगा ये वाला चैप्टर पढ़ने में। It may be added that in myelinated neurons, the impulse jumps from node of Ranvier. This is called saltatory impulse. इसके लिए मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये पिक्चर आपके सामने आ गई होगी। इस पिक्चर में हम देख लेते हैं क्या क्या। ये एक मोटर न्यूरॉन की शेप बनाई हुई है, मैंने डाउनलोड की हुई है पिक्चर। इसमें देखो, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के ऊपर कुछ डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, डेंड्राइट्स। और इसके नीचे एक एक्सॉन है, ठीक है। और एक्सॉन के बाहर कुछ श्वान सेल हैं, श्वान सेल के अंदर श्वान सेल का न्यूक्लियस भी दिखाया हुआ है, ठीक है। ये श्वान सेल देखो। और श्वान सेल जो है वो माइलिन शीथ बनाते हैं, ठीक है। तो माइलिन शीथ के दो श्वान सेल के दरमियान में कुछ कनेक्शन, ये कुछ जगह रुकी रह रही है जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है। तो उस जगह को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीयर। ये देखो, माइलिन शीथ पीले रंग की ये माइलिन शीथ है। और ये जो ब्लू कलर इस डायग्राम में, असल में उसने ये न्यूक्लियस नहीं दिखाया हुआ। इसमें ये जो है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है, ये है सेल। और जो पीला पीला दिखाया हुआ माइलिन शीथ, मैंने पहले भी बताया था, लिपिड को हम आमतौर पर पीले रंग से जाहिर करते हैं। तो ये पीला पीला सारी माइलिन शीथ है, और ये छोटा सा उसने सेल दिखा दिया है यहाँ पर। असल में ऐसा नहीं होता, असल में तो श्वान सेल ने बिल्कुल रैप अप किया होता है, यानी कि ऐसे रैप कर रहा होता है श्वान सेल इनको। मुख्तलिफ श्वान सेल ऐसे रैप कर रहे होते हैं, रैपर की तरह रैप कर रहे होते हैं। लेकिन उसने जो क्या दिखाना था माइलिन शीथ को, और माइलिन शीथ के दरमियान छोटे छोटे गैप्स भी हैं। तो उन गैप्स को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीयर। तो पता क्या होता है फिर, नोड ऑफ रेनवीयर की वजह से जो इम्पल्स है ना, वो यहाँ तक आएगी, और इसके बाद इस हिस्से से जंप करेगी, और सीधा इस हिस्से में इम्पल्स आएगी, फिर जंप करेगी, इधर आएगी, फिर इधर आएगी। यानी कि एक्सॉन के अंदर ही जो है ना वो इम्पल्स जो है वो जंप करती जाती है। तो उस तरह की इम्पल्स को हम साल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको शायद कम थोड़ी सी समझ आई हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर, ये एक एक्सोन है, ठीक है। ये मैंने इतना हिस्सा ही जो है ना, ये इतना हिस्सा इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना हिस्से को मैं ऐसे बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसा ही महसूस हो रहा है ना, जैसे देखो, इधर एक माइलिन शीथ है, और ऐसे इधर माइलिन शीथ है, ठीक है, ऐसा ही है ना। और इधर माइलिन शीथ है, और इधर माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ के अंदर मैं पीला रंग भर देता हूँ, चलो। ये देखो, ठीक है, इधर भी भर देता हूँ, और इधर भी भर देता हूँ, और इधर भी भर देता हूँ, ठीक है। अब अब क्या हो रहा है कि ये दरमियान में, माइलिन शीथ के दरमियान में कुछ गैप है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसको मैं एन से जाहिर कर रहा हूँ। अब ना, पता क्या होता है, देखो, अगर इम्पल्स यहाँ से आ रही है इस साइड से,
इस साइड से इम्पल्स हो, इस साइड से इम्पल्स ऐसे आ रही है। तो जितने हिस्से पर माइलिन शीथ है ना, वो वाले हिस्से पर ये जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, जो मतलब चार्जेस रिवर्स होते हैं, अंदर वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव बाहर वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाता है, ये इतने हिस्से पर नहीं होता। यहाँ से सीधा, यानी कि यहाँ पर फर्ज करो चार्ज रिवर्स हुए। सॉरी सॉरी यार, यहाँ पर बनानी थोड़ी मुश्किल लग रही है। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, वाइट कर लेता हूँ, सही रहेगा, ठीक रहेगा। यहाँ पर चार्जेस रिवर्स हुए, ऐसा ही हुआ। जब एक्शन यूनिट पोटेंशियल हुआ तो अंदर वाला, मैं सिर्फ अंदर वाले चार्जेस दिखाऊंगा, बाहर वाले मतलब उसके ऑपोजिट होंगे। ये अंदर अगर पॉजिटिव है तो बाहर नेगेटिव होगा ना। ठीक। लेकिन अगले वाले हिस्से में माइलिन शीथ आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर चार्जेस रिवर्स नहीं होंगे। फिर ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि माइलिन शीथ की वजह से ना इंसुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से चार्जेस मूव नहीं कर पाते उस हिस्से में। तो फिर अब जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पता क्या करेंगे, सीधे जाकर इस वाले हिस्से के जो गेट होंगे ना, सोडियम गेट, उनको ओपन करवाएंगे, जिसकी वजह से सोडियम सिर्फ सीधा यहाँ से अंदर जाएगा। ठीक है। तो सिर्फ फिर यहाँ चार्जेस रिवर्स होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर भी चार्जेस रिवर्स कर देता हूँ। अब ये वाले जो चार्जेस हैं, ये मजीद आगे यहाँ पर चार्जेस रिवर्स नहीं करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल, ये फिर क्या करवाएंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव, यार ये सफेद आ गया फिर से। ठीक है। ठीक है। तो जहाँ पर ये अगला नोड ऑफ रेनवीयर बन गया, ठीक है, यहाँ, तो या फिर यहाँ पर सोडियम गेट ओपन होंगे, तो फिर यहाँ, तो ये देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे इम्पल्स जंप लगा लगा के जा रही है, ठीक है, जंपियां लगा रही है। तो इस तरह की इम्पल्स को हम कहते हैं सल्टेटरी इम्पल्स। सल्टेटरी बेसिकली, सल्टेटरी का अपना मतलब भी जंपिंग ही होता है। सल्टेटरी किसी और जुबान से वर्ड निकला हुआ है, तो सल्टेटरी का मतलब है जंप लगाना। तो इस तरह की इम्पल्स को हम कहते हैं जंपिंग पल्स या फिर सल्टेटरी पल्स। और इसका फायदा क्या है, ये जो जंप लगाने का फायदा क्या है, ये जो जंप लगाने का फायदा क्या है, देखो, अगर ये इम्पल्स सीधा यहाँ से, मतलब यहाँ के पॉजिटिव होती है, यहाँ एक्शन में चार्जेस रिवर्स होते हैं, फिर यहाँ पर होते हैं, फिर यहाँ पर होते हैं, फिर यहाँ पर होते हैं, फिर यहाँ और फिर यहाँ तक पहुंचती, तो ये टाइम लगना था, ज्यादा टाइम लगना था। अब ये क्या हुआ, यहाँ के पॉजिटिव आयंस ने सीधा इसके गेट ओपन कर दिए, और यहाँ के पॉजिटिव आयन ने सीधा इसके गेट ओपन कर दिए, तो इससे हमें, इससे स्पीड बढ़ जाती है, इम्पल्स की कंडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो माइलिन शीथ का फायदा क्या है कि ये स्पीड बढ़ाती है इम्पल्स कंडक्शन की। चलें यार, इसको मिटाने को रहने देते हैं। इट मे बी एडिड दैट इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द इम्पल्स जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड। ये वो कह रहा है मजीद, मैं ये बता देता हूँ कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है, इम्पल्स जो है एक नोड से अगले नोड पर जंप करती है। उस नोड को, एक नोड को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवीयर। दिस इज कॉल्ड सल्टेटरी इम्पल्स। इस इम्पल्स को कहते हैं सल्टेटरी इम्पल्स। द नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इज इन ह्यूमन इज 100 मीटर्स पर सेकंड। आमतौर पर ह्यूमन में इम्पल्स की जो ट्रेवलिंग स्पीड होती है, वो एक एक सेकंड में 100 मीटर करती है। तो हमारी बॉडी जो होती है वो कोई 1.5-2 मीटर की होती है। तो देखो, सर से लेकर पाँव तक एक पल्स ट्रेवल करने में एक सेकंड का बहुत थोड़ा हिस्सा सा लगता है। बट मैक्सिमम स्पीड 120 मीटर पर सेकंड पर तक भी जा सकती है। ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ तक मैं इस वीडियो को अवेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको जो है वो